राधे राधे, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल पे। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, आज इस वीडियो में क्या होने वाला है। क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ और आपको अपना कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसे मार्क करते जाओ, नोट करते जाओ। एग्ज़ाम्स का सीज़न आ चुका है। एग्ज़ाम्स जैसे त्यौहार का सीज़न आता है, सेम वैसे ही एग्ज़ाम्स के भी सीज़न आ चुके हैं। तो मैं पहले साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊँगी, उसमें हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसमें आपको एकदम वैसा ही पैटर्न मिलेगा जैसे आपको एग्जाम्स में पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत करना। 3 आवर्स का जो पेपर होता है आपका एंड टर्म वाला, वैसा ही पेपर होगा 80 मार्क्स का। आपको डिट्टो आपके सिलेबस के बाहर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा वास्ट पेपर होता है, तो इतना बड़ा एक ही साथ नहीं बन पाएगा वीडियो। दैट्स वाई आपके सामने मैं पहले बता देती हूँ कैसे वीडियो रहेगी। आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशंस आएंगी जो कि मैंने खुद बनाए, मैंने खुद फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस को। देन उस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको पहले स्क्रीन को पॉज करना है। आपको अपनी कॉपी में जैसे क्वेश्चन है कोई और उसका आपको आंसर पता है, आप उसको लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। इतना समझ में आया आपको? अगर आपको आंसर पता है तो देन मूव ऑन, स्किप करो। आपके पास टाइम नहीं है, आपको एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना टाइम बचा के रखना है, आपको अपने रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये उनके लिए है जो उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या थोड़ा मोड़ा भी जिनका बचा है ना। अगर आप वो ये सीरीज़ देख लेते हैं तो उनको पूरा क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चन से आपको टॉपिक्स भी क्लियर करते जाऊँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर एक ऑप्शन सही है तो उसके बाकी ऑप्शन क्यों गलत है मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाकी सारे पार्ट्स भी कंप्लीट करके ही जाना एग्जाम में, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट 1। इसमें आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए जिसमें आपको 16 MCQs, उसके साथ में 4 असर्शन टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। देन सेक्शन बी जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर वाले और वो 2 मार्क्स ईच। देन सेक्शन सी जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स ईच। एंड देन सेक्शन डी जिसमें 3 लॉन्ग आंसर्स होंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और सेक्शन ई क्या है, वो 3 केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स ईच। ये पैटर्न पे हम आज अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम इज। रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था एटम के बारे में, उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था? Option A, it does not provide any clue to explain the shapes of molecules. Option B, it does not explain the effect of electric field on the atoms. Option C, it does not explain the stability of the atom. And option D, none of the above. आप स्क्रीन पॉज करो, आपको आंसर आता है तो मार्क करो और फिर आगे बढ़ जाओ, और जिनको नहीं आता है वो फिर मेरे आंसर का वेट करें। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम की स्टेबिलिटी को। ये सबसे बड़ा रदरफोर्ड्स का क्या है, मेजर ड्रॉबैक है, आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केमिस्ट्री लैब class 9 chemistry students were investigating different colloidal mixtures. They came across a mixture where tiny solid particles were evenly distributed throughout a liquid medium resembling a thick suspension. A colloid with a solid dispersed phase and liquid dispersing medium is called। आपने कोलॉइडल मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा होगा। आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड है, यानी कि लिक्विड में ही सॉलिड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सॉलिड है तो उसके टाइनी पार्टिकल्स उसमें दिख रहे होंगे। तो ये कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सॉल। सॉल में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है और लिक्विड क्या होती है, डिस्पर्सिंग मीडियम होती है। बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं? इमल्शन, इमल्शन में क्या होता है, दोनों ही लिक्विड फेज में होता है। फोम में क्या होता है, एक गैस फॉर्म में होता है। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस फॉर्म में होता है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड फेज में होता है। और जेल में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड में होता है और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change. Option A, 1 kg of solid into its gaseous state at its boiling point. B,
1 kg of liquid into its gaseous state at its boiling point. Option C. 1 kg of solid into its liquid state at its melting point. And option D. 1 kg of liquid into its solid state at its freezing point. इसका करेक्ट आंसर होगा 1 kg of solid into its liquid state at its melting point. ऑप्शन नंबर सी. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जो हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वो होता है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब हम देखेंगे कि बाकी क्वेश्चंस क्यों गलत है. पहला ऑप्शन इसलिए गलत है, अगर हम सॉलिड को गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं तो वो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन. फिर ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि उसमें लिक्विड से गैसियस स्टेट में गया है, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और जो लास्ट ऑप्शन है लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, इनको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मेटल. सोडियम मेटल का इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही स्ट्रक्चर है? सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये किस में है? तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. इसमें हमें बोला है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर. हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. ऑप्शन ए 8 ग्राम, ऑप्शन बी 16 ग्राम, ऑप्शन सी 24 ग्राम एंड ऑप्शन डी 32 ग्राम. 1:8 बाई मास, इसमें हमें ये बता रहा है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. इसका मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिक्स हुए हैं. बट हमें पूछा गया है कि जब अगर 1 ग्राम, सपोज करो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम लग रहा है ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना लगेगा ऑक्सीजन? तो सिंपली क्या करेंगे, अगर 1 के साथ 8 ग्राम है तो 3 के साथ कितना होगा? 3 × 8 इक्वल्स टू 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 24 ग्राम. अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. ऑप्शन बी अ सस्पेंशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. ऑप्शन सी इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ऑप्शन डी इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसमें सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? सस्पेंशन वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, बट यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर बोला है विच इज़ इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी में क्या बोला है? जो लेसर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं. जो लेस क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है. ऑप्शन डी में बोला है जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, बिल्कुल भी नहीं. ग्रेटर क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट, लेसर क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, और सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्गन हैज़ एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर 40. कैल्शियम हैज़ एटॉमिक नंबर 20 एंड मास 40. कैल्शियम एंड आर्गन आर एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन ए आइसोटोप्स, ऑप्शन बी आइसोबार्स, ऑप्शन सी आइसोटोन्स, ऑप्शन डी आइसोकोर्स. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर कितना है? 40. और वहीं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40. दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है. तो इन दोनों को हम, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आइसोटोप के, आइसोबार के, आइसोटोन्स के, आइसोकोर्स के. तो इसका जो आंसर है वो है आइसोबार्स के. अगर मास नंबर सेम होता है तो वो आइसोबार्स होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आइसोटोप्स होता है, और अगर दो एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं तो वो आइसोटोन्स होता है. और आइसोकोर्स तो वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है. तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, आइसोबार्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
डिटॉक्सिफाइंग सेवरल पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल इज अ फंक्शन ऑफ। यहाँ डायग्राम अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, जो ए है वो है न्यूक्लियस, बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो डी है वो है राइबोसोम्स। एक सेल में किसका फंक्शन होता है कि वो बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर सके। ऑफ कोर्स ये कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द गिवन स्ट्रक्चर असिस्ट इन द कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। आप डायग्राम देखें समझ गए होंगे कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, आपको सब अच्छे से पता है। तो अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, जो वहाँ पे देखो डेंड्राइट्स की तरफ है, जो नंबर 1 है वो हमारा डेंड्राइट्स है। तो ऑप्शन में देखो 1 डेंड्राइट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है 1 के डेंड्राइट्स। तो और 1 डेंड्राइट्स के अलावा और ऑप्शन नंबर बी के अलावा और किसी में भी डेंड्राइट्स नहीं है, तो सीधी सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हम आगे का देखते हैं। 2 हमारा क्या है, वो है सेल बॉडी। 3 क्या है, एक्सॉन है, जो लंबी सी स्ट्रक्चर होती है वो एक्सॉन होती है। 4th क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि डेड है, जिसमें डेड सेल है, हमें वो वाला टिश्यू पूछा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट है वो है पैरेन्काइमा सेल्स, सेकंड है कोलेनकाइमा, थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, फोर्थ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आप बताइए कि कौन सा डेड सेल है। सबको पता है कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड सेल होता है, ठीक है, और उसका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिपोजिशन होती है किस चीज़ की, लिग्निन की। ये चीज़ बात याद रखना, लिग्निन की डिपोजिशन होती है स्क्लेरेन्काइमा के सेल वॉल में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द वाई एक्सिस शुड बी लेबल्ड एज। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी टाइम। पहले मैं आपको बता दूं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम वो पैरामीटर रखते हैं जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे। लेकिन जो डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमेशा वही चीज़ रहेंगे जो डिपेंडेंट है, एक्स एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिस्टेंस।